हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कोलीज फ्रैक्चर की। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि कोलीज फ्रैक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉमनली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रैक्चर। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट भी और ये पूरा का पूरा फ्रैक्चर शॉर्ट में पूछा जाता है, फाइनल में भी और इंटरनल में भी। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कोलीज फ्रैक्चर। तो इससे पहले हमने जब बात की थी तो अपर एंड ऑफ अल्ना और रेडियस बात की थी, उसके बाद मिडिल पार्ट ऑफ रेडियस और अल्ना, ये लोअर पार्ट ऑफ रेडियस और अल्ना की फ्रैक्चर को बताता है। तो आइए देखते क्या है ये। इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एट इट्स कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन। अब यहाँ इन्होंने क्यों मेंशन किया कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन? तो आपको जब बोन पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि एक लॉन्ग बोन दो हिस्सों से मिलके बनती है। जो उसका अपर एंड और लोअर एंड होता है वो किसका होता है? कॉर्टिकल पार्ट का बना होता है, यानी हार्ड होता है वो। ठीक, और जो बीच वाला शेफ्ट वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? कैंसलस होता है, यानी कि पोरस होता है, स्पॉन्जी होता है। ठीक है, तो ये उसी के जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोअर एंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और रेडियस एक लॉन्ग बोन है, तो रेडियस के लोअर एंड यानी कि लोअर एंड और शेफ्ट जहां मिल रहा है उस जंक्शन की ये बात कर रहे हैं। तो उसी को क्या बोला इन्होंने? कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन। ठीक है, इट इज अ कॉमनेस्ट स्ट्रक्चर इन पीपुल अबव 40 ईयर ऑफ एज, यानी कि 40 उम्र से या 40 की एज से ज़्यादा वाले लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक, एंड इज पर्टिकुलरली कॉमन इन वुमेन। अगर हम एज की बात करें तो ये 40 से ऊपर होता है, और अगर हम जेंडर की बात करें तो फीमेल में ज़्यादा होता है, वुमेन में ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि 40 के ऊपर की जो फीमेल होती हैं उनके में पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? वीकनिंग ऑफ द बोन, या आप ये कह लीजिए बोन मास डेंसिटी जब बोन में कम हो जाती है तो वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है। किसके लिए? फ्रैक्चर के लिए, उसमें आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है। इसी वजह से ये फीमेल में 40 के ऊपर वाली फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। इट इज ऑलवेज रिजल्ट फ्रॉम, अब हम यहाँ मैकेनिज्म ऑफ इंजरी पढ़ेंगे इसकी कि कैसे होता है। फॉल ऑन एन आउट स्ट्रेच हैंड, जैसे कि और फ्रैक्चर में हमने पढ़ा था फूश इंजरी से कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस फ्रैक्चर के होने के लिए हमारे रिस्ट जॉइंट को एक पर्टिकुलर पोजीशन में आना होता है जिससे कि कोलीज फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो वो क्या है? एक्सटेंशन में और रेडियल डेविएशन में जाएगा हमारा रिस्ट जॉइंट, क्योंकि आपका लोअर एंड ऑफ रेडियस किससे करीब है? रिस्ट जॉइंट से। तो और मूवमेंट जाहिर है जॉइंट में ही होता है। तो जब आपकी रिस्ट एक्सटेंशन में और रेडियल डेविएशन में जाएगी, ठीक है, तो कौन सा फ्रैक्चर होगा? कोलीज फ्रैक्चर होगा। एक्सटेंशन में यानी बाहर की तरफ, ठीक है, और रेडियल डेविएशन, ठीक, यानी कि रेडियस की तरफ झुकेगा वो, यानी कि थंब की तरफ झुकेगा वो। ठीक, तो एक्सटेंशन प्लस रेडियल डेविएशन, इट इज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। तो इनका कहने का मतलब ये है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर का मतलब है जॉइंट से बाहर, ये जॉइंट के बीच में नहीं होता है। जैसे हेड ऑफ ह्यूमरस की बात की थी हमने, ऑलिकरिन प्रोसेस, ये सब क्या जॉइंट पे आते हैं एकदम, लेकिन ये जॉइंट के बाहर का फ्रैक्चर है, इसीलिए इन्होंने बोला एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। एक्स्ट्रा का मीन्स बाहर, आर्टिकुलर का मतलब जॉइंट, यानी जॉइंट के बाहर का फ्रैक्चर है। ठीक, अब हम इसकी पैथो एनाटॉमी की बात करेंगे। ठीक, तो फ्रैक्चर लाइन रन्स ट्रांसवर्सली एट द कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन। तो ये बता रहे हैं कि इसमें जो फ्रैक्चर लाइन बनती है, यानी जो ब्रेक बनता है या ब्रेक जो होता है उसकी जो लाइन होती है वो ट्रांसवर्सली कहाँ? कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन पे होती है। तो ट्रांसवर्सली का मतलब है लेटे हुए। ठीक है, लेटे हुए इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन पे, रेडियस के कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन पे ऐसे रहती हैं। ठीक है, in the majority of cases one or more of the displacement described below, यानी कि कई केस में ऐसा देखा गया है कि उसमें एक तरीके का फ्रैक्चर या एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, एक से ज़्यादा तरीके के डिस्प्लेसमेंट भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या हैं? पहला है इम्पैक्शन ऑफ द फ्रैगमेंट। तो इम्पैक्शन ऑफ द फ्रैगमेंट का मतलब होता है बेटा मूविंग ऑफ वन बोन फ्रैगमेंट इनटू अनदर, यानी कि जब कोई बोन टूटती है तो क्या होता है? दो फ्रैगमेंट में बटती है, तो उसी बोन का एक फ्रैगमेंट
दूसरे के ऊपर चढ़ जाना या दूसरे के अंदर एकदम से घुस जाना, ठीक, इसी को बोलते हैं इम्पैक्शन फ्रैगमेंट। फिर नेक्स्ट आता है लेटरल टिल्ट। लेटरल टिल्ट का मतलब है, लेटरल का मतलब बाहर की तरफ और टिल्ट का मतलब है झुकाव, यानी कि बाहर की तरफ उसका झुकाव होगा, जो फ्रैगमेंट टूटा है वो बाहर की तरफ गिरेगा जाके, बाहर की तरफ टेढ़ा होगा जाके, ठीक। फिर है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल का मतलब बाहर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब खिसकना, यानी उसका जो फ्रैगमेंट होगा उसका जो फ्रैगमेंट होगा वो बाहर की तरफ खिसकेगा टूटने के बाद। फिर है डॉर्सल टिल्ट। डॉर्सल का मतलब होता है पोस्टीरियर, यानी कि पीछे की तरफ झुकेगा। फिर है डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पीछे की तरफ खिसकना। फिर है सुपिनेशन, तो सुपिनेशन पोजीशन में वो आके रहेगा, ठीक। फिर सम ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ कोलीज फ्रैक्चर। तो जब कोलीज फ्रैक्चर होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोन पे ही फर्क आता है, उसके अराउंड जो स्ट्रक्चर हैं उसको भी वो इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि कोलीज फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ ये सारी दिक्कतें भी जुड़ी होती हैं, इस वजह से कोलीज फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। हाँ, तो सम ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन कौन सी इंजरीज हैं? फ्रैक्चर ऑफ द स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। अल्ना के स्टेलॉइड प्रोसेस का भी फ्रैक्चर होगा। रप्चर ऑफ अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, वहाँ जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होता है रिस्ट जॉइंट पे, ठीक है, तो उसका रप्चर होगा। फिर रप्चर ऑफ कार्टिलेज ऑफ दी अल्ना, अल्ना के ऊपर जो कार्टिलेज होगा उसका भी फ्रैक्चर होगा, सॉरी रप्चर होगा। रप्चर का मतलब है घिस जाना, टूट जाना, ठीक। फिर नेक्स्ट रप्चर ऑफ दी इंट्रोशियस रेडियो अल्नर लिगामेंट, यानी कि रेडियस और अल्ना के बीच में जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है ये उसको भी रप्चर करेगा। प्रोड्यूसिंग रेडियो अल्नर सबलक्सेशन, यानी कि रेडियो अल्नर जॉइंट जो है नीचे वाला इंफीरियर, उसमें भी सबलक्सेशन। सबलक्सेशन का मतलब होता है बेटा पूरी तरह से पूरी तरह से डिसलोकेट ना होना, यानी कि पूरी तरह से उखड़ना नहीं, आधा अधूरा उखड़ना, ठीक है, इसी को कहते हैं सबलक्सेशन। डिसलोकेशन कंप्लीटली हट जाना जॉइंट से, और सबलक्सेशन आधा अधूरा हटना जॉइंट से, पूरी तरह से जॉइंट से नहीं निकलना, इसको बोलते हैं सबलक्सेशन, ठीक। नेक्स्ट है फिर डायग्नोसिस, कैसे पहचानेंगे? द पेशेंट प्रेजेंट विद पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट जॉइंट, दैट इज द क्लासिक डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। तो अब देखिए, जैसे बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन है कि पेन सभी फ्रैक्चर में होता है, स्वेलिंग सभी फ्रैक्चर में आती है, लेकिन जब रिस्ट जॉइंट के पास कोलीज फ्रैक्चर होगा तो उसमें एक क्लासिकल साइन पाया जाएगा, यानी जो पेशेंट का हाथ है वो किस तरीके से जाएगा कि वो डिफॉर्मिटी एक आएगी, अगर वो सही से ट्रीट ना हो तो उसके में एक डिफॉर्मिटी, यानी आप पहचान लोगे कि इसको कोलीज फ्रैक्चर हुआ होगा जब उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ होगा, ठीक है। जब एज ए कॉम्प्लिकेशन आप देखोगे तो कॉम्प्लिकेशन में क्या देखोगे? क्लासिकल डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, यानी उसका जो हाथ है, ठीक है, वो डिनर फॉर्क का, यानी कि जिससे हम खाना खाना खाते हैं ना, कांटा जिसे बोलते हैं, जैसे आप मैगी खाते हैं तो चम्मच से नहीं खाते हो, कांटे से खाते ना, तो उसी कांटे की तरह हो जाता है पेशेंट का हाथ की पोजीशन, ठीक है, रिस्ट की पोजीशन उसी तरीके से हो जाता है। मैं इसकी पिक भेज दूंगा आपको तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। उसका देखते ना, चम्मच या जो कांटा होता है वो सीधे आता है एक, और फिर हल्का सा टेढ़ा होके नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी डिफॉर्मिटी होती है। और नेक्स्ट है कैसे पहचानेंगे? इसको कंफर्म करने के लिए हम एक्सरे कराएंगे, एपी व्यू में और लेटरल व्यू में, यानी आगे से भी और साइड से भी हम उसका एक्सरे लेंगे। फिर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम थ्योरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या है? इमोबिलाइजेशन इन बिलो एल्बो प्लास्टर कास्ट, यानी कि इसमें एल्बो से नीचे रहेगा प्लास्टर कास्ट। एल्बो के ऊपर वाला तो पीछे था आपका, जब एल्बो जॉइंट के आसपास हो रहा था, लेकिन यहाँ बिलो एल्बो है, यानी कि एल्बो से नीचे रहेगा। रिस्ट जॉइंट कवर करेगा लेकिन फोर आर्म के मिड तक रहेगा, फोर आर्म के बीच तक रहेगा, पूरा फोर आर्म कवर नहीं करेगा, फोर आर्म के बीच तक रहेगा, ठीक है, फॉर 6 वीक, 6 हफ्तों के लिए इज सफिशियंट, ठीक। द कास्ट इज नोन एज कोलीज कास्ट, जो मैंने बात की थी, इसका जो कास्ट है, इसका कास्ट का भी खुद का नाम है कोलीज कास्ट। अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसका जो कास्ट होता है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही बांधा जाता है, जैसे और जो कास्ट इससे पहले आपने देखे उसका कोई पोजीशन नहीं होता, बस
हड्डी को सेट करने के बाद प्लास्टर लगा दिया जाता है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके फ्रैक्चर भी एक पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से हो रहा है। किससे? एक्सटेंशन और रेडियल डेविएशन की पोजीशन में हो रहा है। तो इसीलिए कास्ट जब बांधेंगे तो इसकी अपोजिट पोजीशन में बांधेंगे, यानी कि फ्लेक्शन और अल्नर डेविएशन पोजीशन में बांधेंगे, तभी वो हड्डी अपनी जगह आके सेट होगी। ठीक है, इन फ्लेक्शन और अल्नर डेविएशन पोजीशन में जब प्लास्टर बांधेंगे, इसी को बोलते हैं कोलीज कास्ट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कोलीज कास्ट। ठीक है, ठीक। ये देखिए, जैसे इस पिक में देख रहे हैं, आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, तो देखिए फोर आर्म के मिड तक है, रिस्ट जॉइंट को कवर किया है और हल्का सा फ्लेक्शन है और अल्नर डेविएशन है। ये देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है हल्का सा फ्लेक्शन, अंदर की तरफ झुका हुआ, नीचे की तरफ झुका हुआ। ठीक है, जब आपका हाथ प्रोनेटेड रहेगा उस पोजीशन में नीचे की तरफ झुका हुआ, और देखिए ये लिटिल फिंगर की तरफ हल्का सा झुका हुआ है, यानी कि अल्ना की तरफ झुका हुआ है। ठीक, तो अल्नर डेविएशन इसी पोजीशन में बांधेंगे, इसको कहते हैं कोलीज कास्ट। लेकिन अगर कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोलीज कास्ट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर कम्युनिटेड फ्रैक्चर यानी कि दो से ज़्यादा टुकड़े हुए हैं, तब क्या करेंगे? इन कम्युनिटेड फ्रैक्चर ट्रीटेड बाय कंजर्वेटिव मेथड बट इंसिडेंस ऑफ रीडिस्प्लेसमेंट इज वेरी हाई। यानी कि कहने का मतलब है, अगर कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, ठीक है, ठीक, और उसको अगर हमने कंजर्वेटिव मेथड से, यानी जैसे ऊपर बताया है, कोलीज कास्ट से ट्रीट करते हैं, ठीक है, या प्लास्टर लगा के ट्रीट करते हैं, तो उसके फिर से डिस्प्लेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। ठीक है, अगर कम्युनिटेड फ्रैक्चर है तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर का जो सबसे अच्छा चॉइस ऑफ मेथड होता है ट्रीटमेंट का, ठीक है, वो क्या होता है? ORIF, यानी ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ऑपरेटिव ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा चॉइस होती है उसको सही करने की, उसको ठीक करने की। ठीक है, देयरफॉर दिस फ्रैक्चर आर सम टाइम ट्रांसफर्ड परक्यूटेनियसली यूजिंग K वायर। ठीक है, यानी उनके में जो ऑपरेशन करेंगे उसमें हम K वायर लगाएंगे विद विच आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लास्टर कास्ट, यानी कि और उसके बाद प्लास्टर कास्ट लगा देंगे। पहले K वायर से उसको सही करेंगे, ठीक है, K वायर से उसको जोड़ देंगे, सेट कर देंगे, ठीक, और उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर कास्ट लगा देंगे। ठीक, और अगर और भी ज़्यादा दिक्कत होती है तो ORIF विद नेल एंड स्क्रू कर देंगे। और अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़े नहीं हुए हैं तो हम क्या करेंगे? ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन, किससे करेंगे? नेल और स्क्रू से। ठीक है, नेल और स्क्रू से, नेल डालेंगे और फिर इसको स्क्रू से कस देंगे, अगर बहुत ज़्यादा टुकड़े नहीं हुए होंगे तो। ठीक है, अदरवाइज K वायर से हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन को आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको डीप में मैं कल बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कई कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं जिसको हमको अच्छे से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले, जैसे कि हर उसमें होता है कि स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, जो कि 100% क्यूरेबल होता है। ठीक है, रिस्ट जॉइंट की बात करें अगर, तो रिस्ट जॉइंट स्टिफ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 100% क्यूरेबल होता है, ये अच्छी बात होती है, ये पूरी तरह से सही हो जाता है अच्छी से फिजियोथेरेपी कराने पे। फिर माल यूनियन यानी गलत तरीके से जुड़ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कार्पल टनल सिंड्रोम और ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, ये दो चीज़ें हमको डीप में पढ़नी हैं। ठीक है, तो इसको मैं कल आपको बताऊंगा। तो कार्पल टनल सिंड्रोम और शियोडेक ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। ठीक, और नेक्स्ट है रप्चर ऑफ एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन, ये टेंडन आपके रेडियस की तरफ से होके गुजरता है, इसलिए रप्चर ऑफ एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन, इस टेंडन की रप्चर भी हो जाता है। ठीक है, ये भी देखा गया है कई केसेस में। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।